क्लास 8 चैप्टर 2 ज्योग्राफी लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लैंड के बारे में पढ़ेंगे, सॉयल के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में पढ़ेंगे एज ए रिसोर्सेज, है ना। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमने पहला चैप्टर पढ़ा था रिसोर्सेज। अब हम ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है लैंड रिसोर्स। ठीक है, ठीक है। ये जो हम लोग पहले एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। एक अम्बा जो तंजानिया अफ्रीका में रहती है और पीटर जो न्यूजीलैंड में रहता है। दोनों की लाइफ बहुत अलग अलग है, ठीक है ना। अम्बा जो सुबह उठती है, पानी भर के लाती है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। उसे बहुत दूर जाके पानी फेच करना पड़ता है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर इज टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स, ठीक है ना। उसके बाद अम्बा अपनी माँ के कामों में हेल्प करती है और भाई की देखभाल करती है और अपनी बकरियों की देखभाल करती है। ऑल आर फैमिली ओन्स इन अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉलर। उनके घर के आसपास एक छोटी सी रॉकी लैंड है। रॉकी मतलब पथरीली जमीन। मम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टोलिंग हार्ड। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत कम मात्रा में मेज और बीन्स उगा सकते हैं। दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। वो इतना नहीं उगा पाते जो पूरी फैमिली को फीड कर सकें, मतलब पूरे साल खिला सकें। भाई पीटर की जो लाइफ है, ठीक है, वो कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड में रहता है। शिप रियरिंग करता है, भेड़ चराता है। वेर इज फैमिली रन्स अ वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। और उसकी जो फैमिली है वो वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। एवरी डे वैन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। ठीक है, वो पीटर स्कूल भी जाता है और घर आके देखता है कि कैसे उसके अंकल शिप को केयर करते हैं। देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रेसी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। अब देखो, मम्बा का जो था वो कैसा था? रॉकी था, ग्रास नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन उसका जो एरिया है वो ग्रासी प्लेन है और पूरे आसपास हरियाली है, ठीक है ना। छोटे छोटे हिल्स हैं। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और वो ये जो हिल है, प्लेन है, ग्रासी प्लेन है, उसको मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो वेजिटेबल भी उगाते हैं। अब देखो दोनों की लाइफ है, लेकिन दोनों की लाइफ अलग अलग है। एक स्कूल जाता है, एक प्रॉस्परस है, एक बेचारे दूर दूर से पानी भर के लाती है। उसकी फैमिली पूरी मेहनत करने के बाद भी पूरे साल भर का खाना नहीं उगा पाते, ठीक है ना। ये क्यों है? दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑन द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये डिफरेंसेज है। उसके कारण क्या है? क्वालिटी ऑफ लैंड। लैंड कैसी है? अब उसकी रॉकी लैंड थी, उसकी फर्टाइल लैंड थी। सॉयल कैसी है? वाटर कितना अवेलेबल है? नेचुरल वेजिटेशन कैसा है? एनिमल्स किस टाइप के हैं? और कितनी टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं? इन सब से डिपेंड करता है कि वहाँ का लाइफ कैसा होगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीज़न प्लेस डिफर फॉर ईच अदर। और ये जो रिसोर्सेज हैं वो सब जगह अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लैंड। लैंड लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है लैंड। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% of the total area of the earth's surface and all part of this small percentage are not habitable। ठीक है, टोटल वर्ल्ड का या टोटल अर्थ का 30% ही लैंड है और उसका भी बहुत छोटा सा परसेंटेज है जहाँ लोग रह सकते हैं। हैबिटेबल मतलब रहने योग्य। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। ठीक है, आप देखोगे कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं कम लोग रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ का लैंड कैसा है और क्लाइमेट कैसा है। अगर रफ टॉपोग्राफी, ऊपर ऊबर खाबर है ज़मीन, स्टीप स्लोप्स है, बहुत ऊंची माउंटेन्स हैं, ठीक है, लो लाइंग एरियाज हैं, सब्सेप्टेबल ऑफ वाटर है, पानी में मतलब एब्जॉर्बनेस है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दलदल है, लॉगिंग है, डेजर्ट एरिया है, थिक फॉरेस्टेड एरिया आर नॉर्मली स्पेर्सली पॉपुलेटेड और अनइवेटेड। ऐसी जगह जो होती है वहाँ पे बहुत कम मात्रा में, स्पर्स से मतलब बहुत दूर दूर और बहुत कम लोग मिलते हैं। प्लेन एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन और रिवर वैली है वो एक सुटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते हैं। अब लैंड यूज़।
लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज, रोड्स एंड, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम लैंड यूज़ करते हैं, इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, लैंड यूज़, कि लैंड का इस्तेमाल हम किस किस रूप में करते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, वहाँ की फिजिकल फैक्टर, वहाँ का देख के, उसका टोपोग्राफी देख के, सॉयल देख के, क्लाइमेट देख के, मिनरल्स देख के, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देख के हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे आराम से अच्छी सॉयल होगी, फर्टाइल सॉयल होगी, वाटर होगा, वहाँ पे हम खेती करेंगे। जहाँ पे थोड़ा टोपोग्राफी थोड़ा हार्ड होगा, वहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है ना, रोड्स बना सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इन सब फैक्टर्स पे। ह्यूमन फैक्टर्स ह्यूमन फैक्टर्स such as population and technology are also important determinants of land use of pattern, sorry, ठीक है ना। और जो पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ये बताते हैं कि हमें वहाँ पे हम उस लैंड का इस्तेमाल किस रूप में कर सकते हैं। देखो ये टोटल हमारे पास एक टेबल है कि कहाँ पे कितना परसेंटेज का कैसे यूज़ होता है, क्लियर। और जब ये क्लास में आएंगे तब हम लोग फिर और अच्छी तरह समझा देंगे। अब जो लैंड कैन ऑल्सो भी डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, ठीक है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। अब इसका देखो, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे हमारा अपना मकान है तो हमारा अपना इंडिविजुअल है। वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़, ठीक है। कम्युनिटी लैंड जो होता है वो समुदाय के द्वारा ओन किया जाता है कॉमन यूज़ के लिए। कॉमन यूज़ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट, नट्स और मेडिकल एंड हर्ब्स, ठीक है। जैसे छोटे मोटे आसपास शहरों में जंगल होते हैं ना, कोई भी जाकर उसमें कलेक्ट कर सकता है। दिस कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इनको हम दूसरे नाम किससे जानते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग, वो डिमांड जो है वो ग्रो कर रहा है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, लेकिन ज़मीन हमारे पास लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो हम लैंड की क्वालिटी है वो भी हर जगह अलग अलग होती है। सो अब लोगों ने क्या किया, जब लैंड कम होने लगा, पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, ठीक है। अब उन्होंने जो कॉमन लैंड थे, जो कॉमन लैंड प्रॉपर्टी थी, उस पर अपना दखल कर लिया, ठीक है। किस काम के लिए, कॉमर्शियल एरियाज़ के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। और इसकी वजह से टुडे चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंज इन आवर सोसाइटी। ये जो लैंड यूज पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, ये जो लैंड यूज पैटर्न चेंज हुआ है उसकी वजह से हमें कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी भी दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लैंड डिग्रेड हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, ठीक है। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी और एग्रीकल्चर के लिए हमने जो जंगल वगैरह काट दिए, ठीक है, पहाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया, उसकी वजह से इन सब का डर बन गया है। Conservation of land resource. Growing population and their ever-growing demands has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing his natural resource. और हमने जो जंगल वगैरह काट दिए हैं उसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्स को नुकसान होने के चांसेस हैं। Therefore, the present rate of degradation of लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक मतलब होता है रोकना। जो ये डिग्रेड हो रहा है, लैंड रिसोर्स जो डिग्रेड हो रहा है उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। अफॉरेस्टेशन हमें करना चाहिए, मतलब हमें और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन, हमें जो हमने जंगलों से, ओशन से जो लैंड दी है वो हमें वापस करनी चाहिए। और केमिकल पेस्टिसाइड जो है उसको सही प्रकार से उसको रेगुलेट करना चाहिए, उसके इस्तेमाल को नियम में बांधना चाहिए। एंड फर्टिलाइज़र, जो हम बिना सोचे समझे फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करें उसको हमें उस पर हमें कुछ कंट्रोल करना चाहिए। एंड मोर ओवर चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग और आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड। और ओवर ग्रेजिंग, हम जो जानवरों को जंगलों में चरने के लिए भेज देते हैं, ग्रेज करने के लिए भेज देते हैं, तो जब ऐसा समय होता है जब नए नए सैपलिंग्स आ रहे होते हैं उस समय हमें जानवरों को नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि जानवरों के जाने की वजह से वो जो सैपलिंग होते हैं वो उनके पैरों के नीचे दबकर ख़त्म हो जाते हैं, उससे जंगल नहीं बढ़ पाते। तो हमें ओवर ग्रेजिंग इन सबको ये सब स्टेप्स या मेजर्स लेने चाहिए टू कंजर्व लैंड, ठीक है। अगर हमें लैंड को बचाना है एज अ रिसोर्स तो हमें ये कंजर्वेशन के लिए ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्लियर। नाउ लैंड के ऊपर क्या सॉयल है,
ठीक है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस, ठीक है, ग्रेनी मतलब आप अगर हाथ में लोगे तो आपको फील होगा दाने जैसा, ठीक है। सब्सटेंस कवरिंग इन द सर्फेस ऑफ लैंड इज कॉल्ड सॉइल, ठीक है। ऊपर जो एक थिन एक पतली सी लेयर है जो ग्रेनी जैसी, उसको हम क्या करते हैं अर्थ के ऊपर, सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे पेड़ की पत्तियां वगैरह, जानवर वगैरह जब गल जाते हैं, ठीक है ना, तब उससे बनती है। मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स, वेदर्ड रॉक मतलब होता है जब रॉक्स पे पानी बहता है स्पीड से, हवा चलती है तो उन पे वेदरिंग होती है, ठीक है। वेदरिंग होके वो जब पानी आता है फिर उनसे वो नीचे आ जाती हैं और बाढ़ वगैरह या हवा की वजह से वो लैंड पर आ जाती हैं। तो वेदरिंग की वजह से ये जो सॉइल होता है वो अर्थ पे मिलता है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। मैंने पहले 7th क्लास में भी आपको वेदरिंग समझाया था, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वेदरिंग की। देखो वेदरिंग क्या है, द ब्रेकिंग अप ऑफ अ डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है ना। जो डीके जो ख़राब हो जाते हैं रॉक्स, या जो एक्सपोज रॉक है ना, जो रैक के ऊपर जो घर्षण होता है और उसमें जो डिकेनेस आता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से, ठीक है, एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से, प्लांट्स और एनिमल की वजह से, मैन की वजह से, उसकी वजह से जो एक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। अब देखो ये एक डायग्राम है। टॉप सॉइल विद हमस एंड वेजिटेशन, सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, वेदर रॉक मटेरियल एंड पेरेंट रॉक। ये पूरा जो हमारा सॉइल का जो ये लेयर्स होती है वो इस तरीके से बटी हुई होती हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे फॉर्म होता है। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन ऑफ द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट रॉक। ये पूरा चीज़, ये सारी चीज़ें मिलकर एक सॉइल को बनाती है। नंबर 1 पेरेंट्स रॉक, ठीक है, उसका कलर डिसाइड करती है, उनका टेक्सचर डिसाइड करती है वो किस टाइप का होगा, केमिकल कैसी होगी, प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, मिनरल कंटेंट, प्रेमेबिलिटी, ठीक है, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड हमस की उसमें कितनी वेदरिंग होगी और कितना हमस होगा। थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल कि जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा उसका थिकनेस होगा, ठीक है ना। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ हमस, हमस जो फॉर्म होता है वो वहाँ के फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आधार पे होता है। रिलीफ कि ऑल्टीट्यूड कितना है, स्लोप कितना है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, कितना वहाँ पे सॉइल जमा हो सकती है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसे फॉर्म होगी। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमने इतना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रही है। फैक्टर विच लेड टू अ सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काटते जा रहे हैं, ओवर क्रोजिंग, मैंने पहले ही समझा दिया, जानवर को बेच देते हैं, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। जंगल काटने की वजह से रेन वॉश, ठीक है, जब बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है, लैंडस्लाइड्स आते हैं, फ्लड आते हैं, ठीक है ना। ये सब कारण है जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रहा है। सब मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, अब सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो इसके अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1 मल्चिंग, ये देखो ये सारे दिए हुए कि कैसे हम उसको सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नंबर 1 मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, ठीक है ना। प्लांट्स के आसपास के जो लैंड है अगर उसको हम स्ट्रॉ, सूखी घास होती है ना, उससे अगर हम ढक दें, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, उसकी वजह से जो सॉइल का मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगा और जो मिट्टी है वो डिग्रेड नहीं होगी। नंबर 2 है काउंटर बैरियर्स, स्टोन स्टोन्स, ग्रास, सॉयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग काउंटर्स, ठीक है। तो देखो ये देखो दिख रहा है ना काउंटर, उसके आसपास किनारे पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोन, ग्रास, सॉयल, स्टोन और ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं बैरियर बनाने में। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, और पास पास में ये जो दिख रहा है ना ट्रेंचेस बना देते हैं जिससे जो पानी होता है वो वहाँ जमा हो जाए और मिट्टी बह नहीं जाए, मिट्टी या मिट्टी का जो रेन वॉश होता है उसको हम रोक सकें। रॉक डैम्स, रॉक्स आर पेल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, हम रॉक्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं या रॉक्स लगा सकते हैं जिससे पानी का फ्लो कम किया जा सके। दिस प्रिवेंट गुलीज और फर्दर सॉयल लॉसेज, और इसकी वजह से गुलीज जो बीच बीच में जो गड्ढे बन जाते हैं उनको रोका जा सकता है और फर्दर सॉयल लॉसेज और मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है। टेरेस फार्मिंग, दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप, जो स्टीप स्लोप्स होते हैं उसमें सीढ़ियाँ काट दी जाती है ना, जहाँ जैसे चाय पत्ती जहाँ पे होती है, सो दैट फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। टेरेस मतलब होता है जैसे सीढ़ियों जैसी होती है
और वहाँ पे हर आप स्टेप पे एक अपना खेती बाड़ी कर सकते हो। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, और ये भी क्या करेंगे, पानी को एकदम तेज़ी से नीचे नहीं बहने देंगे और सॉइल इरोजन को रोक लेंगे। Intercropping. Different crops are grown in alternate rows and are sown in at different times to protect the soil from rainwater. ठीक है ना, इंटरक्रॉपिंग, एक लाइन में कुछ और मतलब जो अलग अलग रोज होते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये ऊपर वाला है, इंटरक्रॉपिंग का नहीं दे रखा है इन्होंने एग्जांपल। इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है कि आप ऐसे बीच में एक गड्ढा, मतलब ना खेत में बीच में गड्ढा और ऊपर एक छोटा सा मुंडेर जैसे बना दो मोटी सी सॉइल की, फिर एक गड्ढा और उनमें अलग अलग फसल उगा दो, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर बारिश होगी तो मिट्टी फिसल के पेड़ों में चली जाएगी, इधर उधर रन ऑफ नहीं होगी, तो पानी को जो रेन वॉश होता है उससे रोका जा सकता है। काउंटर plowing parallel to the counter of the hill slope to form a natural barrier of water to flow down the slope। देखो ये एरिया पहाड़ के आसपास काउंटर लाइन से पेड़ लगा दो, ठीक है, तो वो पानी जो नीचे आ रहा है उसके स्लोप से जो पानी आ रहा है उसको नेचुरल बैरियर फॉर फ्लो वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ठीक है, एक नेचुरल बैरियर है, वो सीधे बहुत तेज़ी से पानी को नीचे नहीं जाने देगा। शेल्टर बेल्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, रोज ऑफ ट्री आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। ठीक है, कोस्टल और ड्राई रीजन में क्या होता है, हमें एक लाइन से पेड़ लगा देने चाहिए जो हवा की वजह से जो हवा की वजह से जो सॉइल कवर हटती है या जो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसको रोका जा सकता है, विंड मूवमेंट को हल्का किया जा सकता है। अगर विंड मूवमेंट हल्का हो जाएगी तो जो इरोजन एयर की वजह से होता है उसको कम किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है वाटर। देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर खाली चीज़ होगी तो मिट्टी ज़्यादा बह रही है, और देखो पेड़ अगर लगाए हुए हैं उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो कितना कम पानी आ रहा है, मिट्टी कम आ रही है और पानी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी के साथ साथ मिट्टी भी आ रही है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे तो जो मिट्टी का इरोजन होता है उसको रोका जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, हम जाते रिन्यूड होता रहता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, हमारा जो पूरा अर्थ सरफेस है वो 3/3 पार्ट जो है 3/4 पार्ट जो है वो किससे, वाटर से। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट, इसलिए अर्थ को हम क्या बोलते हैं, वाटर प्लेनेट बोलते हैं। द ओशन वाटर इज हाउएवर सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, ज़्यादातर पानी जो है 2/3 वाटर जो है वो कहाँ पे आता है, ओशन में आता है, लेकिन वो सैलिन होता है और वो हमारे लिए सही नहीं होता। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। फ्रेश वाटर कितना है, 2.7%। उसका भी नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। 2.7 का 70% वाटर जो है वो एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। सिर्फ 1% पानी है जो हमारे काम आ सकता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, और वो भी कहाँ मिलता है, ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। इस रूप में हमें 1% ड्रिंकिंग या यूजेबल वाटर मिलता है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। सबसे प्रीशियस सब्सटेंस क्या है, फ्रेश वाटर। इट क्या, ना तो हम उसको ऐड कर सकते हो ना ही उसको हम कम कर सकते हैं। इस एविडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। हमें पानी इतनी बड़ी मात्रा में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो कांस्टेंट मोशन में चलता रहता है, साइक्लिंग थ्रू द ओशन। ओशन से पहले भाप बनता है, ठीक है, भाप बन के वो कहाँ जाता है, एयर में जाता है, ठीक है, और फिर बारिश के रूप में वापस ज़मीन पर आ जाता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन भाप बनता है, एवोपोरेशन के द्वारा, प्रिसेप्शन के द्वारा लैंड पे आता है एंड रन ऑफ, और बहकर वापस कहाँ चला जाता है, ओशन में चला जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। वो ओशन का पानी भाप बनता है, एयर में जाता है, एयर में ठंडा होता है, कंडेंशन होता है, और प्रेसेप्शन के रूप में फिर वापस लैंड पर आ जाता है, और फिर लैंड से बहकर कहाँ चला जाता है, ओशन में चला जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। Human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। हम सिर्फ पानी पीने में या सफाई में ही काम नहीं लेते हैं, बल्कि बहुत सारे प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल
होता है. वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम आर द अदर यूजेस. ठीक है, डैम के द्वारा हम एग्रीकल्चर के लिए पानी लेते हैं, इंडस्ट्री के लिए पानी लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर. ठीक है, आज हमारे पास सप्लाई जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो कम होती जा रही है. आदर ड्यू टू द ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है वो हम आजकल सुनते हैं ना, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो गया है. इसका रीज़न क्या है? नंबर 1, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है. कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ती जा रही है. अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है. लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि धीरे धीरे पानी की शॉर्टेज होती जा रही है. Problems of water availability. There is scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, part of Western US, Northwest Mexico, part of South America, and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. ये countries हैं जो लगातार shortage देख रहे हैं पानी की. Countries located in climatic zone most susceptible to drought फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्केसिटी. जो क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं उनको समय समय पर ड्राउट, सूखे का सामना करना पड़ता है. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. ये जो वाटर शॉर्टेज होता है उसके बहुत सारे रीज़न हैं. मे बी सीजनल और एनुअल प्रिसिप्शन, जो बारिश होती है उसमें कमी हो जाती है, और कई बार ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटेमिनेशन, जो पानी को हम गंदा कर देते हैं, उसके वो भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ को या और कंट्रीज़ को वाटर स्केर्सिटी फेस करनी पड़ती है. Water conservation. Steps have to be taken for the conservation this dwelling resources. ये जो शॉर्टेज हो रही है पानी की, देखो वाटर को लाइफ भी बोला जाता है, और पानी की अगर कमी होगी ना तो खेती होगी, ना इंडस्ट्री होगी, कुछ भी नहीं हो सकता. तो हमें अब इसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूजेज. लेकिन माना कि वाटर रिन्यूएबल है, साइकिल के द्वारा पानी जो लैंड, एयर और सरफेस एयर में जाता रहता है, ठीक है ना, वाटर साइकिल चलती रहती है. लेकिन अगर हम पानी को ओवर यूज़ कर रहे हैं और उसको गंदा कर रहे हैं तो हमारे लिए पानी की कमी हो सकती है. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज. ठीक है, हम जो भी सीवेज से जो भी गंदा जाता है वो अनट्रीटेड होता है, मतलब उसको हम सही प्रकार से नहीं बेचते, सारी गंदगी हम बेच देते हैं, और पार्शियली थोड़ा बहुत ट्रीट करके बेचते हैं. एग्रीकल्चर केमिकल्स हम पानियों में छोड़ देते हैं. इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस, इंडस्ट्री का जो कचरा होता है वो पानी में हम सीधे छोड़ देते हैं. और ये सब क्या करते हैं? ये सब रीज़न होते हैं जो पानी को कंटेमिनेट करते हैं, मतलब गंदा कर देते हैं. दे पॉल्यूट वाटर विद, उसमें इसकी वजह से पानी में क्या चला जाता है? नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड. और ये तीनों चीज़ें पानी को क्या कर देती है? पॉल्यूट कर देती है, और वो ना तो पीने लायक रहते हैं, और मतलब वो फ्रेश वाटर नहीं रहता, वो पीने लायक वाटर नहीं रहते. अब देखो इसमें आ जाएगा, मोस्ट ऑफ दिस केमिकल बी नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, जितने भी केमिकल होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब वो पानी में नहीं घुलते. रीच ह्यूमन, और उसके बाद क्या होता है? रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और पानी के द्वारा ह्यूमन बॉडीज़ में चले जाते हैं. वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाई ट्रीटिंग दिस इफ्लुएंस सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन द वाटर बॉडी. ठीक है ना. और अगर हमें वाटर पॉल्यूशन को कम करना है तो पानी में जाने से पहले इनको ट्रीट करना पड़ेगा, इनकी गंदगी को निकाल के तब इसको पानी में रिलीज़ करना पड़ेगा. अभी तो आप लोग सब पेंडेमिक फेस कर रहे हो, तो आपने देखा है ना, न्यूज़ में आता है गंगा नदी साफ़ हो गई. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अभी जो इंडस्ट्री वगैरह बंद है और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कचरा है वो पानी में नहीं जा रहा. Forests and other vegetation cover slow the surface runoff and splenish underground water. ठीक है, फॉरेस्ट और जो वेजिटेशन कवर होता है वो पानी को बहने से रोकता है और अंडरग्राउंड वाटर को मतलब जनरेट करता है, या अंडरग्राउंड वाटर की मात्रा को बढ़ा देता है. रिप्लेनिश मतलब होता है बढ़ोतरी करना, उसमें रिचार्ज करना. ठीक है, रिप्लेनिश मतलब होता है रिचार्ज करना, तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है. वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सर्विस रन ऑफ. एक और तरीका है वाटर हार्वेस्टिंग. अगर हम कुएँ, तालाब बना दें, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा? पानी वहाँ पे जमा हो जाएगा और धीरे धीरे वो अंडरग्राउंड वाटर को भी बढ़ा देगा.
वाटर इज यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड, ठीक है, हम खेती के काम कर सकते हैं उस पानी से। द कैनल शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेज बाई वाटर सीपेज, ठीक है, हम जो कैनल बनाते हैं उसको इस प्रकार से बनाना चाहिए कि पानी के सीपेज से जो लॉस हो रहा है वो नहीं हो। स्प्रिंकल्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरियाज बाई चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड एवोपोरेशन। अगर हम स्प्रिंकल, आपने देखा है ना, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, अगर ऐसे लगाते हैं तो एक तो ये पानी के सीपेज को कम करता है और एवोपोरेशन को कम करता है और कम पानी में अच्छी खेती हो जाती है। इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ एवोपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी, ठीक है, हाई जो बहुत गर्म एरियाज़ होते हैं, डेजर्टिक एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे एवोपोरेशन बहुत जल्दी होता है। अगर वहाँ पे हम ट्रिकल और ड्रिप इरीगेशन से खेती करें तो कम पानी में अच्छी खेती हो सकती है। द वैल्यूबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दिस मीन ऑफ कंजर्वेशन। इन स्टेप्स को या इन मेजर्स को अपना के हम वाटर रिसोर्स को या हम अपने वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। वेस्टेशन, अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। मैंने बताया था आपको बायोस्फेयर। नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो जहाँ पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर अपने आप को इंटर जहाँ पे कनेक्ट होते हैं या इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। और वहीं पे हमें क्या मिलता है? नेचुरल वेजिटेशन मिलता है। द बायोस्फेयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। बायोस्फेयर में जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हम पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। ये जो एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है और इंटरडिपेंडेंसनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वेजिटेशन, पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही क्या होते हैं? एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, ठीक है, वो शेल्टर बेल्ट के रूप में काम करते हैं। हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, सॉरी, वो अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। गिव अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, टर्पाइन ऑयल, गम, मेडिक्लीन प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर डैट इज यूज एसेंशियल फॉर योर स्टडीज। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है, ठीक है, या पेड़ पौधों से मिलती है, सॉरी, पेड़ पौधों से मिलती है। फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे मिलती हैं। और वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट आते हैं और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो सब इसमें आते हैं। वो हमें क्या क्या देते हैं? दे प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल, ठीक है। मिल्क, मीट तो आप जानते हो, हाइड मतलब चमड़ा, और वुल देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, ठीक है ना। जो हनी होती है वो हमें एक तो जो बीज होते हैं वो हमें हनी देती हैं, और जो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर, वो फ्लावर के जो बीज होते हैं एक दूसरी जगह डाल देते हैं, उससे नए नए फिर से पेड़ उग जाते हैं और डिकम्पोजर का काम करती हैं। द बर्ड्स फीड्स ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। बर्ड्स भी क्या होते हैं? छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती हैं, वो भी डिकम्पोजर का काम करती हैं। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is an scavenger and considered a vital cleanser of the environment. जो वल्चर होता है वो पूरी तरह से मरे हुए जीव जंतुओं को खाती है, इसलिए उसको स्कैमर के नाम से जाना जाता है, और वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करती है। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन, जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब इकोसिस्टम को बैलेंस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द ग्रोथ ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है, कहाँ पे कौन सा पेड़ पौधे उगेंगे वो वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्कर्ब्स एंड टुंड्रा। इन चारों की डेफिनेशन ये नीचे है।
फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरिया हैविंग एविडेंट वाटर सप्लाई। ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी मिलता है वहाँ पे हमें फॉरेस्ट मिलते हैं। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर डिक्रीज होता है। द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूस। ठीक है, पेड़ों के साइज भी छोटे हो जाते हैं और डेंसिटी, उनके जो पास पेड़ होते हैं वो भी कम हो जाती है। इन दिस रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे रीजन में छोटे छोटे पेड़ और ग्रासेस ग्रो होते हैं और उसकी वजह से क्या बनता है, ग्रासलैंड बनता है। ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ कम बारिश होती है, थोर्नी शर्ब्स, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, एंड स्कर्ब्स ग्रो। ठीक है, कटीली झाड़ियाँ वगैरह ग्रो करती हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। यहाँ की क्या खासियत है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। एंड लीव्स हैव थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस, और लीव जो होती है वो कटीली होती हैं और वैक्सी, एकदम पानी डालोगे तो फिसल जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास 7 में समझाया था। ठीक है, एलोवेरा के पेड़ लो तो आप देखोगे उसमें पानी डालोगे तो स्लिप हो जाता है। ठीक है ना, उनको हम वैक्सी सरफेस बोलते हैं। रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय ट्रांसपिरेशन, और वो ऐसा क्यों होती है, जिससे ट्रांसपिरेशन की वजह से जो मॉइस्चर रिड्यूस होता है उसको कम किया जा सके। उसकी वजह से जो उनकी लीव्स होती हैं वो थोर्नी होती हैं और वैक्सी होती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मोसेज एंड लीचेंस। ठीक है, टुंड्रा में हमें ज़्यादातर किस टाइप के पेड़ पौधे मिलते हैं, मोसेज और लीचेंस जैसे। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डिटीशियस फॉरेस्ट। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब अपने जो लीव्स होती हैं उनको शेड करते हैं, कब गिराते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स सिमुलेटेसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। सिमुलेटेसली मतलब एक साथ, वो एक साथ सब नहीं गिराते, कोई कभी गिराता है कोई कभी गिराता है। लेकिन डिटीशियस फॉरेस्ट जो होते हैं, डिसीडियस जो फॉरेस्ट होते हैं, शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, वो एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी एक सीजन होता है जब सारे पेड़ अपनी लीव्स गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं, टू कंजर्व सॉयल लॉस सॉरी टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से जो मॉइस्चर लॉस होता है उसको कम करने के लिए या उसको बचाने के लिए वो अपनी सारी पत्तियाँ एक सीज़न में गिरा देते हैं। मतलब जितने भी पेड़ होते हैं वो एक साथ एक सीज़न में सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं। जबकि एवरग्रीन में कोई समझ लो एक बहुत बड़ा जंगल है, 100 पेड़ है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, और डिसीडियस में भी है। तो एवरग्रीन में तो 10 पेड़ कभी गिराएंगे, 10 पेड़ कभी गिराएंगे, तो आपको 90 पेड़ तो ग्रीन दिखाई देंगे ना, तो वो हमेशा हरे भरे दिखते हैं। और डिसीडियस जो होता है वो जैसे बारिश का मौसम गर्मी का मौसम आता है तब वो गिरा देते हैं, और फिर बारिश के मौसम में उनमें नए नए लीव्स आ जाते हैं। फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस, ये मैंने आपको लास्ट ईयर में पढ़ाया था। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops। ठीक है, आज हमने पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उनकी जो फूड डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड ऑक्यूपाई करने के लिए हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। जो पूरे वर्ल्ड में जो लैंड फॉरेस्ट से कवर थे, अब वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। दिस इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूबल रिसोर्सेज, और इसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे तो शायद अर्थ पे लिविंग भी ख़त्म हो जाए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, वो हमारा वेल्थ है। पहले प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और दोनों मिलकर इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है ना, और जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है और ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है उसके वजह से जो नेचुरल हैबिटेट्स है प्लांट्स और एनिमल, उनको कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। मैनी स्पीसीज हैव बिकेम वर्नरेबल और एंडेंजर्ड। ठीक है, बहुत सी स्पीसीज जो है वो वर्नरेबल हो गई हैं या एंडेंजर्ड, द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। और अब कुछ तो इतनी कम हो गई हैं कि अगर उनको अभी नहीं बचाया गया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मतलब हमें देखने को ही नहीं मिलेंगी। डिफॉरेस्टेशन
deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslide are some of the human made and natural factors. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटते जा रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, हम कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम पहाड़ों पे रोड्स बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स बिछा रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, फॉरेस्ट में आग लग रही है, सुनामी आ रही है, लैंडस्लाइड आ रही है, ये सब ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, विच एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्ट ऑफ दिस ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज। और इन सब की वजह से जो ये ग्रेट नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सटिंक्शन के पास पहुंच गए, लुप्त होने वाले हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ इन सॉरी One of the major concern is the increasing incident of poaching that result in the sharp decline of in the number of particular species. Poaching मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, आज हम देख रहे हैं बहुत सारे जानवरों का शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो संख्या है, ये जो कुछ प्रजाति है जानवरों की, स्पीसीज हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। अब इन जानवरों को हम क्यों शिकार करते हैं, क्यों पोच किया जाता है? पोच आर फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। ठीक है, हम जानते हैं उनके चमड़े का व्यापार करना इलीगल है। स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न एज वेल एज फेदर, ठीक है, हम इन सब के लिए इनका शिकार करते हैं। सम ऑफ दिस एनिमल आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोर, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। ये ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार करना इलीगल है, लेकिन लोग बाग उनके फेदर्स के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न्स के लिए इनका शिकार करते हैं। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अगर हम लोगों को अवेयर करें कि इनके जो स्किन से, इनके फेदर्स से, इनके नेल्स और टीथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनका हम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम इनका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो क्या लोग इनका शिकार करेंगे? जब लोग इनका शिकार ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनको कंजर्व किया जा सकता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर ये बनाए गए जिससे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। हम लोग लास्ट ईयर गए थे सर का, ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा, अलग अलग पेड़ पौधे थे, ठीक है, जानवर थे, उनको कंजर्व किया गया था। कंजर्वेशन ऑफ क्रेक, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फॉर डिप्लीशन। ठीक है, हमें क्रेक्स, लेक्स और वेटलैंड का कंजर्व करना जरूरी है, नहीं तो ये जो प्रीशियस रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होते चले जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। एनवायरनमेंट में तभी बैलेंस बना रहेगा जब जितने भी स्पीसीज हैं रिलेटिवली उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी जो एक्टिविटीज़ है उन्होंने वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में जो नेचुरल हैबिटेट है उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। ड्यू टू indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट। हमने बिना सोचे समझे कुछ जानवरों को और कुछ बर्ड्स को मार दिया, और इतना मारा कि आज वो या तो एक्सटिंक्ट हो गए, या तो वो दिखते ही नहीं है, या फिर अगर अभी भी उनको नहीं संभाला गया, उनको उनको अगर उनके जो उनका हंटिंग होता है या उनको मारने, किलिंग से उनको नहीं बचाया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम Awareness program like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level। ठीक है, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ, वन महोत्सव की तरह, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी एनकरेज फॉर बर्ड वॉचिंग एंड विजिटिंग नेचर कैंप सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। बच्चों को बर्ड वॉचिंग सिखाना चाहिए, उनको समय समय पर नेचर कैंप में ले जाना चाहिए, जिससे वो अप्रिशिएट कर सकें कि कैसे जानवर जो होते हैं वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। मैनी कंट्रीज हैव पास लॉ डिक्लेयरिंग दैट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स आर इलीगल। बहुत से कंट्रीज़ ने कुछ जानवरों को मारने पर या उनका ट्रेड करने पर, उनकी जो चीज़ें होती हैं उनको ट्रेड करने पर इलीगल किया है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, भारत में शेर को मारने पर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक हैव बीन बैन। भारत में लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और पीकॉक के हंटिंग को बैन किया गया है। An international convention (CITES) has been established that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited। ठीक है,
जो इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES है उसने एक लिस्ट बनाई है अलग अलग जानवरों की स्पीसीज और जानवर और बर्ड की स्पीसीज का, जिस पे व्यापार करना प्रोहिबिटेड है, मतलब आप उनकी चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करे। ओके क्या? अब ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना? तो ये मैं आपका इसका वो PDF भेज दूंगी, आप इससे क्वेश्चन आंसर कर लेना, ठीक है? और पॉज नहीं किया था, रेड आ गया था।